एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एजे एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है मगध का उत्कर्ष या कहें मगध राज्य का उत्कर्ष। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको 16 महाजनपदों के विषय में बताया था। 16 महाजनपदों में जो सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली राज्य था वो था मगध या कहें मगध महाजनपद। तो इसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मगध राज्य के संस्थापक की। तो मगध राज्य की स्थापना की थी बृहद्रथ ने। बृहद्रथ को ही मगध राज्य का संस्थापक कहा जाता है और उस समय राजधानी हुआ करती थी मगध की गिरिब्रज, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। मगध की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने। और उस समय राजधानी क्या हुआ करती थी मगध की? गिरिब्रज, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। और बृहद्रथ के पुत्र का क्या नाम था? जरासंध। बृहद्रथ के पुत्र का नाम था जरासंध। ये वही जरासंध है जिसके विषय में महाभारत में भी चर्चा की जाती है और जिसका वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं मगध के उदय के कारण। मगध के उदय के वो क्या कारण थे जिससे मगध एक विशाल और एक शक्तिशाली राज्य बन पाया? तो मगध की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति, ये तीन प्रमुख कारण थे जिससे मगध एक विशाल और एक शक्तिशाली राज्य बन पाया। आर्थिक रूप से बात करें तो मगध में अधिशेष खेती की जाती थी। अधिशेष का मतलब होता है जैसे मैं कहूँ मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, मैं 10 एकड़ ज़मीन में खेती करता हूँ, लेकिन मेरा जो काम है वो 5 एकड़ ज़मीन से ही चल जाता है। बाकी की जो 5 एकड़ ज़मीन में की हुई खेती है उसे मैं क्या करूँगा? उसे मैं एक्सपोर्ट करूँगा, उसे निर्यात करूँगा। वहाँ से जब मैं निर्यात करूँगा तो मेरा आमदनी का बाहर से जरिया बढ़ेगा। जब मेरा जरिया बढ़ेगा आमदनी का तो मेरी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो वही जो है मगध के कर्म में भी था। मगध की आर्थिक स्थिति मजबूत होने का यही कारण था कि वहाँ पर अधिशेष खेती की जाती थी। और किसी भी क्षेत्र की जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो जो उसके आसपास के छोटे राज्य होता है वो उसे अपने में मिला लेता है। यही वजह थी कि इसका विस्तार जो है इसी कारण हुआ था, इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण। राजनीतिक रूप से बात करें तो मगध काल में बिंबिसार से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य तक कई ऐसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया और अपने राज्य का विस्तार किया। भौगोलिक रूप से देखें तो मगध क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र था जहाँ से लौह अयस्क बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था। अगर किसी क्षेत्र में जब लौह अयस्क ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो उस क्षेत्र के लिए लोहे की खोज एक क्रांतिकारी रूप लेकर के आती है, क्रांतिकारी साबित होती है। और जो ये मगध क्षेत्र था भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये एक नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। यहाँ से गंगा नदी, गंडक नदी जैसी महत्वपूर्ण नदी, कई अन्य नदियाँ बहती थी, जिसके कारण यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो निवासी थे, वो अलग अलग राज्य तक अपने यहाँ से व्यापार करते थे जल मार्ग के द्वारा। तो भौगोलिक रूप से ये दो प्रमुख कारण थे। एक तो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होता था, लोहे की खोज जो है क्रांतिकारी साबित हुई इसके लिए। और दूसरा ये नदी क्षेत्र था जहाँ से व्यापार किया जाता था। तो मगध की आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति मजबूत होने के कारण ही ये एक शक्तिशाली राज्य बन पाया। आगे बात करते हैं मगध के वंशों के क्रम की। मगध में कौन कौन से वंश हुए हैं और इनमें कौन कौन से राजा हुए हैं जिन्होंने शासन किया है मगध राज्य पर। सबसे पहले बात करते हैं हर्यंक वंश की। इसमें 4 वंश हुए हैं, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। पहले बात करते हैं हर्यंक वंश की। सबसे पहले बात करते हैं हर्यंक वंश की। हर्यंक वंश के संस्थापक कहा जाता है बिंबिसार को। हर्यंक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अच्छा, हर्यंक वंश को पितरहंता वंश भी कहा जाता है। ये पितरहंता वंश क्या होता है? पितरहंता वंश उसे कहा जाता है एक ऐसा वंश जिसमें पुत्र अपने पिता की हत्या करके उस राज्य की गद्दी पर विराजमान होता है या उस राज्य की गद्दी पर बैठता है। ऐसे वंश को क्या कहा जाता है? पितरहंता वंश। तो जो हर्यंक वंश था वो पितरहंता वंश के रूप में भी जाना जाता था। स्थापना किसने की थी हर्यंक वंश की? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार को संस्थापक कहा जाता है जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था, यानी जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा भी था। अच्छा, बिंबिसार के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि इसने 3 राजकुमारियों से विवाह किया था। बिंबिसार के विषय में ये बात कही जाती है
कि वो अपने जो अलग राज्य थे उन पे आक्रमण ना करके वहाँ की राजकुमारियों से विवाह करता था और उस क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लेता था। इसीलिए इसने कौशल की राजकुमारी महाकौशला, वैशाली की राजकुमारी चेलना और मद्र, जो कि आज पंजाब के नाम से जाना जाता है, मद्र की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया और वहाँ के क्षेत्र को, उन राज्यों को जहाँ की राजकुमारी थी, विवाह करके उन राज्यों को अपने क्षेत्र में मिला लिया, यानी मगध क्षेत्र में मिला लिया। एक दो और पॉइंट जो है यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि बिंबिसार के राजदरबार में एक राजवैद रहता था जिसका नाम था जीवक। एक जीवक नाम का राजवैद रहता था बिंबिसार के राजदरबार में, जिसे बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। और साथ ही साथ एक राजा हुआ करते थे प्रद्योत, जो कि पांडु रोग से ग्रसित थे। राजवैद जीवक को बिंबिसार ने राजा प्रद्योत की भी सेवा के लिए भेजा था। इसके बाद हुआ इसका पुत्र अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। यहाँ से हर्यंक वंश का उदाहरण देखने को मिलता है। अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता था, ये अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। तो अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यही है पितृहंता वंश का एक उदाहरण। अपने पिता की हत्या करके 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था वर्षकार। इस वर्षकार की सहायता से ही इसने वैशाली पर आक्रमण किया और वैशाली राज्य को जीत करके वैशाली पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य में मिला लिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहली बौद्ध सभा का आयोजन किस राज्य के शासनकाल में किया गया था। तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध सभा या कहें पहली बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। पहली बौद्ध सभा का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। उसके बाद बात आती है अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन। यहाँ से भी आपको पितृहंता वंश का एक उदाहरण देखने को मिलेगा। उदयन ने क्या किया? अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। इसने उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र वही पाटलिपुत्र जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। बिहार के पटना जो क्षेत्र है वो पहले पाटलिपुत्र कहलाता था। उदयन ने ही इस पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और साथ ही साथ इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। उदयन ने राजधानी किसे बनाया? पाटलिपुत्र को। पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? गिरिब्रज। उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। हर्यंक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक, जो कि उदयन का ही पुत्र था। ये तो हुई हर्यंक वंश के विषय में। अब बात करते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। ये तो आसानी है याद करना कि शिशुनाग का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो शिशुनाग को ही शिशुनाग वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसी ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, जो कि 412 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर विराजमान हुआ था, मगध की गद्दी पर बैठा था। इसने क्या किया? जो उदयन था उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया। लेकिन जो शिशुनाग था इसने क्या किया? पाटलिपुत्र से क्या किया? राजधानी हटा करके वैशाली ले गया। इसने पाटलिपुत्र से राजधानी हटा करके वैशाली ले गया और साथ ही साथ अवंती को भी मगध राज्य में मिला लिया। उसके बाद शिशुनाग का पुत्र या उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक। कालाशोक के नाम से जाना जाता था शिशुनाग का उत्तराधिकारी। शिशुनाग का पुत्र या कहें उत्तराधिकारी था कालाशोक। इस कालाशोक ने क्या किया? देखिए, सबसे पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? गिरिब्रज, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद उदयन ने क्या किया? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। लेकिन जो शिशुनाग था, शिशुनाग ने क्या किया? पाटलिपुत्र से राजधानी हटा करके वैशाली में ले गया। उसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक, उसने क्या किया? वापस से जो है वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में ले आया। कालाशोक जो है वो राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले आया। पहली बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के समय काल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। और जो दूसरी बौद्ध सभा यानी द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। ये 2 पॉइंट आप जरूर याद रखें, एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पहली बौद्ध सभा का आयोजन या फिर दूसरी बौद्ध सभा का। पहली बौद्ध सभा का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में और दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था कालाशोक के शासनकाल में, जो कि शिशुनाग वंश का राजा था। शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था, अंतिम जो राजा था, उसका नाम था नंदीवर्धन। ये तो बात हुई शिशुनाग वंश की। अब बात करते हैं नंद वंश की। तीसरे नंबर पर आता है नंद वंश। वैसे तो नंद वंश में 10 शासक हुए हैं, लेकिन इसमें
प्रमुख रूप से दो ही ऐसे प्रसिद्ध राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, एक तो महापद्मनंद और दूसरा घनानंद। नंद वंश की स्थापना इसी महापद्मनंद ने की थी, इसीलिए जो है नंद वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? महापद्मनंद को। महापद्मनंद को नंद वंश का संस्थापक कहा जाता है। भारत का एकमात्र राजा था महापद्मनंद। महापद्मनंद जो था वो भारत का एकमात्र राजा था जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि जो परशुराम थे उनका जो दूसरा अवतार किसी में अगर देखने को मिलता है तो वो महापद्मनंद में ही देखने को मिलता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। इसीलिए जो है भारत का एकमात्र राजा था महापद्मनंद जिसे एकराट की उपाधि धारण की हुई थी। जो ये महापद्मनंद था इसने क्या किया कि कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग आज के समय में ओडिशा के नाम से जाना जाता है। कलिंग पर महापद्मनंद ने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य में मिला लिया, यानी मगध में मिला लिया। यहाँ से कुछ प्रमाण मिलते हैं। कलिंग में जो है जो महापद्मनंद था इसने एक नहर भी खुदवाई थी, जिसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? हाथी गुफा अभिलेख से। ये गुफा है एक हाथी गुफा। कलिंग के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे जिनका नाम था खारवेल। खारवेल ने ही इस हाथी गुफा का निर्माण किया था और इस हाथी गुफा में मौजूद जो अभिलेख हैं उसी से ये प्रमाण मिलता है कि कलिंग में महापद्मनंद द्वारा एक नहर की खुदाई कराई गई थी। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नंद वंश का जो अंतिम शासक हुआ है उसका नाम था घनानंद। दो ही राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं नंद वंश में, एक महापद्मनंद और दूसरा घनानंद, जो कि समकालीन था किसके? सिकंदर के समकालीन था, ऐसा कहा जाता है। इन्हीं के अच्छा एक चीज़ और याद रखें, चाणक्य के बारे में आपने सुना होगा, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जो चाणक्य थे वो इसी घनानंद के राज दरबार में रहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो घनानंद था वो एक क्रूर शासक था। उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, वो बहुत ही कठोर थी। एक बार इसने क्या किया कि चाणक्य यानी कौटिल्य का अपमान किया। चाणक्य क्या करते हैं? घनानंद के राज दरबार को छोड़ करके चले जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में, और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की ही मदद से आक्रमण करता है किस पर? घनानंद पर। यानी नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद ने अपमान किया चाणक्य का। चाणक्य छोड़ करके चले गए इसका राज दरबार, घनानंद का राज दरबार छोड़ करके चले जाते हैं और चंद्रगुप्त के राज दरबार में पहुंच जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है कि चाणक्य की मदद से ही घनानंद पर आक्रमण करता है और इसकी हत्या करके मगध राज्य पर स्थापना करता है मौर्य वंश की। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को ही जो है कहा जाता है संस्थापक, किसका? मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा इन सब से बड़ा है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलते हैं। अगर बात करें मगध की, तो मगध के जो जितने भी वंश हुए उनमें से मौर्य वंश से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसका जो पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा है। तो अगली वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।